हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। आज आप लोग को चैप्टर 5 पढ़ना है एनसीईआरटी का, यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू मैंने नहीं लिखा है, समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो यूक्लिड ज्योमेट्री है, आपको इसको पढ़ना है। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री वाला चीज इसमें आ गया है। तो इसमें एक वर्ड है ज्योमेट्री, इसका पहले हम लोग मतलब जान लेते हैं। ठीक है, ये ज्योमेट्री जो है वर्ड आया है, दो वर्ड से मिलके बना है, जियो और मेट्रिन वर्ड से, जो कि ग्रीक के वर्ड्स हैं। ठीक है, अधिकतर आप लोग देखे होंगे ऐसे जो है आलतू फालतू वर्ड जो है, सॉरी आलतू फालतू नहीं है, मतलब ऐसे जो है अजीबो गरीब वर्ड्स जो है, या तो लैटिन वर्ड होता है या तो ग्रीक वर्ड होता है। तो इसमें ज्योमेट्री जो है ग्रीक वर्ड है। तो जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्रिन का अर्थ मतलब होता है मेजर, टू मेजर। तो मतलब इसका यही निकल के आ रहा है कि जमीन को कुछ नापने का या कोई चीज नापने का जरूरत पड़ा होगा तो उन लोगों ने इस चीज को यूज किया होगा ज्योमेट्री। तो इसके पीछे हिस्ट्री यही था कि जब एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ आपके बुक में भी दिया हुआ है कि जब नील नदी है जो इजिप्ट में, उसमें जब बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो जाता था, बाढ़ आ जाता था, फ्लड हो जाता था, तो क्या होता था, सारा जो है वो जो पूरा महल होता था, चाहे उसके ऊपर का जो बांध जैसा होता है, बड़ा बड़ा बनाए रहते थे लोग कि पानी जो है आ ना सके शहर में, वो सब क्या हो जाता था, उसको टूट जाता था, फिर सब जो खत्म हो जाता था। तो फिर से उन लोगों को बनाना पड़ता था। तो उसको बनाने के लिए उन लोगों ने कुछ सिंपल फार्मूले लगाए थे। चाहे पिरामिड जो बनाते थे इजिप्ट वाले, तो पिरामिड आप लोग जानते हैं इस शेप का होता है। ठीक है, ट्रायंगल शेप होता है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ। तो पिरामिड बनाते थे, उसका जो है एग्जैक्टली उसको बनाने के लिए ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज पड़ता था। ठीक, और वो लोग ग्रेनरी होता था उनका, उसका कैपेसिटी निकाल भी लेते थे, कितना वो है कैलकुलेट करने के लिए कि कितना अनाज उनके गोदामों में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारा कुछ जो है ज्योमेट्री की हेल्प से होता था। ठीक, ये सारा कुछ है। और अपने इंडिया में भी जो मोहनजोदारो वाला सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसमें भी जो ग्रेट ग्रेनरीज था, चाहे उसमें आप लोग देखे भी होंगे, शायद अगर पढ़े होंगे तो उसमें दिखाया होगा कि बहुत बढ़िया से उन लोगों ने जो है रोड्स और रोड के नीचे जो है उन्होंने सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम चालू किया था। तो ये सारा कुछ ज्योमेट्री के कारण ही हुआ था। ठीक ना, संभव हो सका था। तो अभी जो है आपको इसमें पढ़ना है, यूक्लिड नाम आया है। तो यूक्लिड जो है एक बहुत ही मैथ्स के फेमस जो है टीचर थे। तो इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले जो है एक थेल्स, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो, थेल्स जो है एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुआ करते थे, वहीं इजिप्ट के थे या ग्रीक के थे। ठीक, तो ये 640 बीसी में ये हुआ करते थे। और इनके जो है, इन्हीं के जो है स्टूडेंट थे पाइथागोरस, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इनका आप लोग नाम सुने होंगे, पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े भी हैं, जिसमें हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। और थेल्स थ्योरम शायद आप लोग नहीं पढ़े होंगे, ये आगे है। ठीक, तो इन्हीं लोग का जो स्टडी था, चाहे जो भी इन लोगों का कंक्लूजन था उस टाइम तक, तो 300 बीसी में जो है हुए थे ये हमारे यूक्लिड। ये जो है मैथ्स के बहुत बड़े टीचर थे। इन्होंने क्या किया, सारे स्टडी को जो सारे मतलब जितने भी एजम्पशन थे उस टाइम मौजूद थे, जो भी कॉन्सेप्ट वहां पे उस समय तक मालूम थे, सारे को जो है उन्होंने इकट्ठा कर लिया। और इकट्ठा करके उन्होंने एक किताब के रूप में जो है लिख दिया, 23 चैप्टर्स के रूप में। ठीक ना, और उसको जो है ग्रुप कर दिया, डिवाइड कर दिया, ताकि जो है अच्छे से उसको पढ़ा जा सके। ठीक है, और हर चैप्टर को जो है उन्होंने एक एलिमेंट के नाम से कहा। सर 13 जो है, हाँ एलिमेंट मतलब सारा कुछ जो इकट्ठा किया था उसको एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता था। और एलिमेंट्स को जो है 13 चैप्टर्स में उन्होंने डिवाइड किया है। तो कुछ बातें हैं जो बेसिक बातें हैं, देखिए यहाँ पे मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए दिख जाएंगी। तो फर्स्ट चैप्टर में उन्होंने कुछ 23 डेफिनेशंस जो दिए हुए थे, उसमें से कुछ मैं आपको पढ़ के बताते रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। पहला लिखा हुआ है कि एक पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, मतलब कि एक पॉइंट वो है जिसका कोई पार्ट नहीं है। ठीक ना, तो आप लोग भी जानते हैं कि पॉइंट जो है कैसा होता है। पॉइंट जो है सिंपल सा, एक यहाँ पे अपना पेन रख दिए तो एक जो है जो निशान बन जाता है, जो उसी को जो है पॉइंट बोलते हैं आप लोग। ठीक, अब क्या है, दूसरा लिखा हुआ है ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ।
मतलब उसका एक लाइन क्या है, एक लंबाई है जिसका कोई चौड़ाई नहीं है, ठीक। तीसरा है द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, मतलब हाँ किसी लाइन का जो एंड्स होता है उसको पॉइंट्स कहा जाता है, ठीक। चौथा, स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। अच्छा, स्ट्रेट लाइन के बारे में क्या कहा इन्होंने कि अगर कोई पॉइंट जो है एक बराबर अगर पॉइंट्स हैं तो एक इवनली का मतलब हो गया कि एक बराबर है, ठीक ना, और पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, ठीक है। फिफ्थ है ए सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस के बारे में बताया कि एक सरफेस क्या होता है, जिसका सरफेस उसको कहते हैं जिसका केवल लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक ना। और सिक्स दिया हुआ है द एज ऑफ सरफेस आर लाइंस। अच्छा, सरफेस का जो एज होता है वो लाइन होता है। जैसे कि मान लीजिए यही सरफेस है तो इसका जो एज मतलब किनारा होता है, तो जो किनारा होगा वो क्या होगा, एक लाइन होगा, ठीक। तो ये सारा कुछ मतलब है, ये आप लोग बस खाली इंट्रोडक्शन के तौर पे बताया जा रहा है, ठीक ना। और क्या लिखा हुआ है, प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। तो एक प्लेन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जिसपे स्ट्रेट लाइन जो है एक बराबर जो है होती है, बनाई जा सकती है, ठीक ना। अच्छा, इसमें आप लोग को मेनली जो पढ़ना है वो पढ़ना है आपको पोस्टुलेट और एक्सियम्स, ठीक है। पढ़ना है आपको पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स, ठीक ना। तो जो भी उनकी स्टडी थी उसको उन्होंने ज्योमेट्री से रिलेट किया है। और तो पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स में डिफरेंस यही है कि जो भी, अच्छा एक और इसको बताने से पहले आप लोग बता दें कि एजम्पशन क्या होता है, एजम्पशन और थ्योरम में क्या डिफरेंस है। एजम्पशन मतलब कोई जो बेसिक फैक्ट होता है उसी को, और उसको कोई प्रूफ नहीं होता और उसको हम लोग सही मान लेते हैं, उसको एजम्पशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि अगर x y के बराबर है तो इसका हाफ भी इन दोनों के बराबर होगा, कहने का मतलब x/2 भी y/2 के बराबर होगा। तो इसी को जो है हम लोग एजम्पशन बोलेंगे, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि अगर कोई भी दो चीज आपस में बराबर है तो उनके हाफ भी बराबर होते हैं। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सिंपल सा ये समझिए कि अगर इफ ए जो है बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इससे हम लोग यही कंक्लूजन निकाल लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं कि ए जो है सी से भी बड़ा होगा, ठीक ना। तो इसी को एजम्पशन कहते हैं, जिसका कोई प्रूफ ना हो लेकिन बेसिक फैक्ट है और उसको हम लोग सही मानते हैं और सही होता भी है, ठीक, उसको हम लोग एजम्पशन कहते हैं। और थ्योरम क्या होता है, थ्योरम होता है वो जिसको बेसिक फैक्ट ही होता है, एक्सियम्स को मान के उनको प्रूफ किया जा सके, वो हो जाता है थ्योरम, ठीक ना। एक स्टेटमेंट होता है, थ्योरम एक स्टेटमेंट होता है जिसको एक्सियम्स के हेल्प से हम लोग चाहे उनके विदाउट हेल्प से भी उसको प्रूफ कर सकें, उसको उस थ्योरम उस स्टेटमेंट को उसको थ्योरम बोलते हैं, ठीक। तो अब ये पोस्टुलेट और एक्सियम्स भी क्या है, एक तरह से कह लीजिए एजम्पशंस है और कुछ थ्योरम्स भी हैं। तो पोस्टुलेट उनको बोला जाता है जो ऐसे एजम्पशन है जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड एजम्पशंस हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड विद ज्योमेट्री। तो जो ज्योमेट्री से रिलेटेड है उनको पोस्टुलेट कहा जाता है, और जो ज्योमेट्री से नहीं रिलेटेड है तो अलजेब्रा से मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा ज्योमेट्री से नॉट रिलेटेड विद ज्योमेट्री। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री का बात हो रहा है तो उसी के रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो ये ज्योमेट्री से नॉट रिलेटेड होता है एक्सियम्स, और पोस्टुलेट ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है। तो देख लीजिए कैसे रिलेटेड होता है, अभी आप लोग को एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्लिड्स के एक्सियम है। अच्छा देखिए आप लोग बोर मत होइएगा, यही आपको इसमें इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन नहीं लगाना है कुछ, यही सारा कुछ आपको पढ़ना है, थ्योरम, स्टेटमेंट, एजम्पशन, पोस्टुलेट, एक्सियम्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी यही पूछेगा आपको कि आपको 2 एक्सियम्स लिख दीजिए यूक्लिड्स के, चाहे 2 पोस्टुलेट लिख दीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो इसी को आप लोग याद भी करिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा हाई लेवल का है लेकिन इसमें आप लोगों को दे दिया गया ताकि आप लोग को इंट्रोडक्शन मिल सके, आप लोग इसको बेसिक चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड्स का पहला एक्सियम क्या दिया हुआ है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर।
इक्वल टू वन अनदर। हाँ मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई दो चीजें हैं जो आपस में बराबर हैं, सॉरी किसी तीसरे चीज के बराबर हैं, तो वो आपस में भी बराबर होंगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर x जो है z के बराबर है और y भी z के बराबर है, तो इसका मतलब यही हुआ कि x और y भी आपस में बराबर होंगे। तो ये देखिए ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, ये अलजेब्रा वाला समझ लीजिए, चाहे बाकी वाला पोर्शन है, ठीक ना, कैलकुलस वाला है, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। मतलब इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स, ये क्या होगा? इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। हाँ तो देखिए इसका मतलब ये था सेकंड वाले का कि मतलब अगर दो, एक मान लीजिए इक्वेशन दिया हुआ है, मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड दिया हुआ है, और एक और इक्वेशन दिया हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ये यही कह रहा था कि अगर ये होल्स इक्वल्स इक्वल में ऐड किए जाएंगे तो जो होल आएगा इनको वो भी इक्वल ही होगा। तो कहने मतलब अगर इन दोनों को जोड़ लिया जाए x प्लस ए प्लस बी प्लस वाई तो इज इक्वल टू जेड प्लस सी, यानी इनके भी इक्वल के ऐड के बराबर होगा, यही वो कह रहा था। और इसी के तरह जो है तीसरा भी है, तीसरा यही है कि अगर इक्वल्स में से इक्वल्स सब्ट्रैक्ट किए जाएं, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। मतलब कि अगर इसमें इक्वल्स में से सब्ट्रैक्ट किए जाए, मतलब इक्वल्स यहाँ पे इसलिए लिख दे, कंफ्यूज वन हो गया है, स्टेटमेंट ही है, इक्वेशन है, इक्वेशन में से बराबर इक्वेशन में से बराबर इक्वेशन को घटाया जाएगा तो जो रिमाइंडर भी होगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। चौथा दिया हुआ है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब ये कह रहा है कि अगर कोई दो चीजें हैं जो कोइंसाइड कर रही हैं तो वो आपस में भी बराबर होंगी। तो ये बस खाली इसका स्टेटमेंट बदल दिया है, ये पहले जैसा है, ठीक ना। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर, मतलब एक के ऊपर अगर एक कोइंसाइड मतलब होता है, कोइंसाइड इसका नाम ही है, देखिए मतलब जैसे एक कॉइन होता है उसका हेड और टेल आगे पीछे होता है, दोनों तो लेकिन सेम ही होता है, ठीक। तो इसीलिए कोइंसाइड बोलते हैं, एक के पीछे एक, क्या एक के उल्टा एक, ठीक, उसको कोइंसाइड बोलते हैं, ठीक। फिफ्थ वाला क्या लिखा हुआ है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो ये ऑब्वियस बात है, जो होल होता है वो पार्ट से कभी भी बड़ा होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए 5 बोले, ये होल है, अब इसका पार्ट क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5/2 हो गया, चाहे 5/7 हो गया, इसका पार्ट हो गया ना, पार्ट मतलब इसको डिवाइड कर दिए हैं, तो कभी भी ये तो छोटा ही होगा, पार्ट करेंगे तो छोटा ही होगा ना। तो ये लिखा हुआ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। आप लोगों को याद करने के लिए ये वाला सबसे आसान है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब 6 वाला देखिए, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब अगर कोई दो चीजें हैं और किसी तीसरे चीज के डबल है तो आपस में भी इक्वल होगा। और इसी तरीके से 7th लिखा हुआ है कि अगर थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब किसी तीसरी चीज के वो लोग हाफ हैं तो वो आपस में भी बराबर होंगे। अब इसको समझ लीजिए कैसे, क्या कह रहा है कि मान लीजिए जैसे एक x है वो किसके बराबर है, डबल, ये डबल है किसके, y के, चलिए मान लेते हैं y के डबल है, और एक z है वो भी जो है y के डबल है, तो ये क्या होगा, ये भी दोनों आपस में बराबर होगा। और अगर हाफ है तो भी बराबर होगा, मतलब x इज इक्वल टू y/2 है और z इज इक्वल टू भी y/2 है, तो भी x और z आपस में बराबर होगा, ठीक ना। तो ये भी फर्स्ट जैसा ही है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, बस खाली थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन हो गया है कि अगर जो सेम थिंग था उसके डबल है तो भी बराबर होगा, और लास्ट वाला है कि अगर उसका हाफ है तो भी बराबर होगा। तो ये सारा कुछ था, आपका एग्जाम्स था। अब आपको पोस्टुलेट बता देते हैं, देखिए क्या हुआ है इसमें। पोस्टुलेट में थोड़ा सा आप लोग को अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्योमेट्री का बात आ गया है, तो ज्योमेट्री वाला थोड़ा कंस्ट्रक्शन आ जाता है। तो पोस्टुलेट देखिए, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या लिखा हुआ है कि ए स्ट्रेट लाइन, ये सब आपको याद करना है, ठीक ना। ये सब पूछा जाएगा आपको, बोला जाएगा कि राइट 5 पोस्टुलेट्स,
वैसे तो यूक्लिड्स के केवल 5 ही पोस्टुलेट है, एक्जियम 7 है, ठीक ना, याद रख लीजिएगा 7 एक्जियम्स हैं और 5 पोस्टुलेट्स हैं। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। तो सिंपल सा बात है कि एक अगर कोई दो पॉइंट मतलब एक पॉइंट है वहां से आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं किसी भी दिए हुए पॉइंट तक, ठीक ना, चाहे दो पॉइंट है उनके बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक। तो ये सिंपल सा एक पोस्टुलेट था पहला। और इसी में एक और एग्जाम भी दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि अगर कोई दो अलग अलग पॉइंट है तो एक ऐसा यूनिक केवल एक ही यूनिक लाइन होगा, केवल एक ही लाइन ऐसा होगा जो उन दोनों पॉइंट से होकर जाता होगा। तो ये आप लोग पढ़े हैं छोटे क्लास में भी कि ये कई बार पूछता है, तो 5th में भी पूछता है कि एक पॉइंट से होकर आप लोग को मालूम है कि इनफिनाइट लाइन से जा सकती हैं। एक पॉइंट से होकर, सॉरी मेरा इस पॉइंट से होकर लाइन जा नहीं रहा है, इस पॉइंट से होकर बहुत सारी लाइन से जा सकती हैं एक पॉइंट से होकर, लेकिन किसी दो पॉइंट से होकर केवल एक ही लाइन जा सकती है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब जब बात करेंगे तो लाइन क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट हो सकता है, स्ट्रेट लाइन कहेंगे। लाइन तो कैसा भी हो सकता है, कर्व हो सकता है, जिग जैग हो सकता है। स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन केवल दो पॉइंट से होकर केवल एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकता है, ठीक ना। ये एक्सियम था। अब वापस आ जाते हैं पोस्टुलेट पे। दूसरा पोस्टुलेट क्या हुआ है कि ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। मतलब एक कोई टर्मिनेटेड लाइन है वो जो है इनफाइनाइटली प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई ये लाइन दिया हुआ है, अब इसको क्या कर सकते हैं आप लोग, इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जहां तक मन करे वहां तक ले जा सकते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि ए लाइन हैज नो लेंथ, ए लाइन हैज नो लेंथ, इसीलिए ना बोलते हैं क्योंकि उसका कोई लेंथ नहीं है, जहां तक मन करे उधर खींच दीजिए, जहां तक मन करे इधर खींच दीजिए। यही आपका जो है सेकंड पोस्टुलेट है कि ये टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। अच्छा, टर्मिनेटेड लाइन क्यों कहा है? टर्मिनेटेड लाइन मतलब कि जिसको टर्मिनेट मतलब जो खत्म हो गया, मतलब जिसको काट दिया गया। समझ लीजिए ये लाइन तो एंडलेस होता है, एरो से दिखाते हैं ना, लेकिन इसको क्या किया है, काट दिया गया, जिसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं आप लोग, वही तो टर्मिनेटेड लाइन और कर लीजिए, चाहे लाइन सेगमेंट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। सिंपल सा बात है, समझने वाला है आपको कि एक सर्कल है वो आप कोई भी कहीं भी सेंटर मानकर आप जो है सर्कल बना सकते हैं और कोई भी रेडियस मानकर बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप कहीं भी सेंटर मान लीजिए और कोई भी रेडियस लेके बना दीजिए सर्कल, उसमें कोई डिफरेंस कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। बस रेडियस जो जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो पॉइंट ही बनेगा, सर्कल नहीं बनेगा। और फोर्थ दिया हुआ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। हाँ, तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, सिंपल सा बात है। क्या बात है कि राइट एंगल जो है वो सब, जितने भी राइट एंगल्स होते हैं सब आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि राइट एंगल्स 90 डिग्री का होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, कांग्रुएंट जब ट्रायंगल पढ़ते हैं तो राइट हाइपोटेनस साइड वाला जब हम लोग कांग्रुएंसी प्रूफ करते हैं तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा ये ABC और ये लिखा रहेगा PQR, तो हम लोग लिखते हैं क्या, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्योंकि 90 डिग्री है, यही तो लिखते हैं ना रीजन में। तो क्योंकि ये 90 डिग्री ये राइट एंगल है, वही इसीलिए लिखते हैं, क्योंकि सारे राइट एंगल्स क्या है, इक्वल है। देखिए कितना आसान है, कितना इजी है, आपको बस याद कर लेना है, समझ तो आप गए ही होंगे। फिफ्थ वाला थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर less than the two right angles, then the two straight lines is produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles। अच्छा, तो इसको तो फिगर बनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। तो देखिए फिफ्थ पोस्टुलेट यही कह रहा था कि अगर दो लाइन है, एक AB है और स्ट्रेट लाइन है और एक ये CD है, थोड़ा सा इसको और अपने पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है ज्यादा, ठीक। और इस पे एक और लाइन कोई आ रहा है, ठीक। मान लीजिए ये यहाँ पे रख देते हैं, PQ नाम रख देते हैं,
तो इसमें यही कह रहा था कि जो एक तरफ एंगल पड़ेंगे, जो एक तरफ सेम साइड, मतलब इस दोनों लाइन के बीच में एक ही साइड पड़ा ना, और इन दोनों के लाइन के उस तरफ दूसरा साइड हो जाएगा। इसलिए कह रहा था कि लाइन के दोनों अगर सेम तरफ अगर 180 डिग्री से कम है, मान लीजिए ये एंगल 1 नाम दे दिया और एंगल 2 दे दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री से जिधर कम रहेगा, 180 डिग्री से जिधर कम रहेगा, कम का ये लेस देन का निशानी यही ना है, एंगल नहीं समझिएगा इसको, तो 180 डिग्री से जिधर कम रहेगा उधर ही जो है लाइन दोनों मिल जाएंगी। कहने का मतलब कि इधर कम है, एंगल 1 और एंगल 2 इधर कम है, तो इधर जाके लाइन आगे मिल जाएंगी। ठीक, और ये कह रहा था कि अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 से कम होता है, यानी मान लीजिए एंगल 3 और एंगल 4 है, एंगल 3 और एंगल 4 180 डिग्री से कम होता, तो ये वाला लाइन आगे जो है मिल जाती। यही बस ये इस पोस्टुलेट में है कि जिस तरफ अगर कोई दो लाइंस हैं और उनपे एक और कोई लाइन आ गया है, इसको ट्रांसवर्सल लाइन भी तो पैरेलल लाइन में बोला जाता है, छोड़िए इसको। अगर कोई दो लाइन है और उस पे कोई एक और लाइन आ रहा है तो काट रहा है उनको, तो उनके बीच में जो बनने वाला है एक तरफ का एंगल, तो जिस तरफ उन दोनों के एंगल, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होगा, उधर ही जो है वो दोनों लाइन मिलेंगी। ठीक ना, ये आप लोग को बना के बता दिया है कि इधर जो है 180 डिग्री से कम था, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम था इधर, इसलिए ये दोनों जो लाइन है इधर आके मिलेंगी। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम होता तो लाइन इधर मिलती। यही बस इस पोस्टुलेट में समझना था। ठीक, तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें आप लोग को थोड़ा ये एग्जांपल्स लगाना, इसीलिए आप लोग को बोला था एक दिन कि आप लोग एग्जांपल्स लगाइए, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है एग्जांपल्स लगाना इसमें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और वही आपको आ नहीं पाते हैं। चलिए तो आप लोग को देखिए पहला एग्जांपल देखिए क्या लिखा हुआ है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, देन प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो सबसे पहले तो ये प्रूफ डेट वाला देख के आप लोग का दिमाग खराब हो जाएगा कि प्रूफ कैसे होगा। तो देखिए इसमें समझाया है कितने अच्छे से कैसे प्रूफ होगा। ठीक ना, देखिए अब एक्सियम में क्या कहा था, वो यूक्लिड्स एक्सियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्सियम नंबर 4 यही था ना कि अगर थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अच्छा पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, क्या था प्रूफ क्या करना था। ये आपको प्रूफ करना था कि ये कोई लाइन दिया हुआ है और इस पे 3 पॉइंट है ए बी और सी, तो यही कह रहा था कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी प्रूफ करना है आपको। तो यहाँ पे हम लोग एक्सियम नंबर 4 का यूज करके प्रूफ कर देंगे कि थिंग्स विच कोइंसाइड ऑन द सेम थिंग, मतलब ए बी और बी सी, अगर ए सी लाइन है, मान लेते हैं पहले कि ए सी एक लाइन है, तो ए सी लाइन पर ही तो ए बी खड़ा है और बी सी खड़ा है, तो इसका मतलब कोइंसाइड कर रहा है, मतलब उसी पे खड़ा है, उसकी बाउंड्री पे खड़ा है, इसी को कोइंसाइड कह रहे थे। ठीक, तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एक्सियम यही था कि अगर इफ थिंग्स आर इक्वल कोइंसाइड ऑन द सेम थिंग देन दे आर इक्वल टू वन अनदर होल। अरे यार गलती हो गया, रुकिए। ये था कि थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ये था आपको। तो इसी से जो है हम लोग को पता चल गया, बस खाली यही लिख देना है कि फ्रॉम एक्सियम नंबर 4 थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, हेंस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में दिखा हुआ है कि प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। ठीक, तो इसको आपको प्रूव करना है। तो ये एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। ठीक, एक्सरसाइज 5.1 पे, और देखिए क्या लिखा हुआ एक्सरसाइज 5.1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अच्छा, इस ट्रू फॉल्स बताना है और आपको रीजंस भी देना है, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिखा हुआ है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो ये तो ट्रू है, किसी सिंगल पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर सकता है।
ये तो गलत है, ओनली वन लाइन लिखा हुआ है। एक लाइन एक पॉइंट से होकर बोल रहा है, सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन होकर जा सकता है, तो इसको गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एक पॉइंट से होकर हम लोग बहुत सारी लाइन बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ एज मेनी लाइन्स एज वी कैन, ठीक ना, एज वी वांट। तो इसलिए रीजन में ये लिख देंगे, ठीक, ये फॉल्स है। सेकेंड वाला क्या है? देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट्स, तो ये भी गलत है। दो अलग अलग पॉइंट्स थ्रू टू, दो अलग अलग पॉइंट से होकर जाने वाली केवल एक ही लाइन हो सकती है, इनफिनाइट लाइन नहीं हो सकती है। ये आप लोग को शायद पोस्टुलेट नंबर 5 था क्या? पोस्टुलेट नंबर 5 था? नहीं, पोस्टुलेट नंबर 5 तो ये था शायद, अच्छा एक्जियम में था, वो 5 के एक्जियम में था कि कोई दो पॉइंट है तो इनसे होकर केवल एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकती है, ठीक ना, दो अलग अलग पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो इनफिनाइट लाइंस नहीं जा सकती है, तो ये भी फॉल्स है, ठीक। तो ये सब ट्रू फॉल्स तो आप लोग कर सकते हैं, जो पॉस्टुलेट है, जो थ्योरम है, वो सब देख के आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट? व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम? अच्छा, इसमें पैरेलल लाइन का डेफिनेशन पूछा हुआ है, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ सर्कल, स्क्वायर। तो ये सब डेफिनेशन मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक में, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग देख लीजिएगा, उसमें से लिख लीजिएगा, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट्स ए थर्ड पॉइंट सी विच इज बिटवीन ए एंड बी। मतलब दो अलग अलग पॉइंट है ए और बी, तो उसमें आपको एक ऐसा पॉइंट सी लिखना है जिसमें जो कि ए और बी के बीच में हो, ठीक ना। अच्छा नहीं हो, नहीं मतलब ये बोला कि कोई अगर दो पॉइंट है, हाँ कोई दो पॉइंट है तो एक उनके बीच में एक ऐसा पॉइंट सी भी एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल कर सकता है। बहुत सारा पॉइंट है, बहुत सारा पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि देखिए ए ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में तो बहुत सारा पॉइंट जो है एग्जिस्ट कर सकता है, बहुत सारा, इनफिनाइट, ठीक ना। तो ये सही है, करना क्या है? अच्छा, इसमें ये पूछा है, लास्ट में लिखा हुआ है, डू दिस पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स? एक्सप्लेन। अच्छा, ये सब लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज आपको बताना हम छोड़ दिए थे थोड़ा, इसमें ये पूछा है कंसिस्टेंट, पूछा है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो एक कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? इसमें जो है एक्जियम्स के सिस्टम को, एक एक्जियम्स का पूरा जो सिस्टम होता है उसको जो है कंसिस्टेंट कहा जाता है, ठीक ना। तो इसमें ये बोला है कि क्या ये यूक्लिड्स के है कि नहीं है। तो ये चलिए क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये थर्ड का फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, कि आप लोग को बताना है कि क्या ये यूक्लिड्स से मिलते जुलते हैं कि नहीं है, उनसे रिलेटेड है कि नहीं है, ठीक। और फोर्थ वाला क्या है? इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट AC इज इक्वल टू BC, देन प्रूफ दैट AC इज इक्वल टू हाफ AB, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग बता देते हैं, इसको आप लोग थोड़ा प्रूफ है तो प्रॉब्लम लगेगा आप लोग को। चलिए देखिए, गिवन है आपको कि AC इज इक्वल टू BC है, ठीक ना, और प्रूफ आपको करना है AC इज इक्वल टू हाफ AB। तो सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रा कर लेते हैं ताकि आप लोग इजीली समझ में आ सके। तो देखिए, एक पॉइंट ये A मान लिया और एक पॉइंट ये B मान लिया, और इसी के बीच में बोला था कि C पॉइंट है, ठीक। और ऐसा है कि AC BC के बराबर है, यानी दोनों ये बराबर है, ठीक। तो अगर आप लोग AB लाइन की तरफ ध्यान से देखें तो AB बराबर क्या लिख सकते हैं? AC प्लस BC लिख सकते हैं, ये वाला लाइन प्लस ये वाला लाइन, AC प्लस BC, ठीक। अब यहाँ पे देखिए गिवन ये है कि AC BC के बराबर है, तो हम लोग BC की जगह AC लिख देंगे। अब इसमें देखिए समझने वाला बात यहीं पे आता है कि हम लोग BC की जगह AC क्यों लिखे हैं, AC की जगह BC क्यों नहीं लिखे, यही समझना है आपको। इसलिए यहाँ पे BC की जगह AC लिखे हैं
क्योंकि हमको जो प्रूफ करना रहता है उस डायरेक्शन में जाते हैं। प्रूफ क्या करना है, हमको AC के बराबर प्रूफ करना है, इसीलिए हम लोग AC का बात करेंगे। इस प्रूफ में देखिए BC का कहीं बात हुआ है, नहीं ना हुआ है, तो BC से हमको क्या लेना देना, उसको भगा देंगे मार के। तो भगा दिया उसको। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, AC प्लस AC क्या आ गया, 2AC आ गया, AB। अब देखिए आ रहा है कुछ कुछ, हमको जो प्रूफ करना है देखिए कुछ कुछ आ रहा है। AC बराबर हाफ AB, इधर 2 है तो इधर हाफ आ जाएगा, यानी इसको 2AC को AB लिख सकते हैं, उल्टा कर दिए हैं, इसको इधर लिख दिए, इसको उधर लिख दिए, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, AC बराबर हाफ AB नहीं आ गया। ये कितना इजी था, लेकिन देखने में आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि नया नया आप लोग के लिए प्रूफ कर दिया है। प्रूफ वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है और वेरीफाई वाला सबसे इजी। क्यों? क्योंकि अब उसमें LHS = RHS कर देना है, सॉल्व करके इक्वल हो गया। और प्रूफ वाला तो आपको पता है कि क्या ले आना है, और बाकी क्वेश्चन में तो आपको पता ही नहीं रहता है कि ले आना क्या है, आंसर क्या लाना, सॉरी आंसर नहीं पता रहता है। इसमें तो आपको आंसर पता है कि यही आंसर ले आना है, AC बराबर हाफ AB, किधर से भी ले आया करिए आप लोग। जब धीरे धीरे ले आने लगेंगे तो आ जाएगा सारा कुछ। ये क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, तो आपको ये लिखा हुआ कि प्रूफ करना है एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट, उसके मिड पॉइंट। उसके पहले ये लिखा हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया था C के बारे में जो कहा गया था, तो C जो है AC और BC बराबर थे, तो इसी ऐसे पॉइंट को मिड पॉइंट बोला जाता है। जो किसी लाइन को बीचों बीच में दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देता हो उसको मिड पॉइंट कहते हैं। ये लिखा हुआ था। उसके आगे लिखा हुआ कि प्रूफ करना है कि सभी लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक मिड पॉइंट होता है। ठीक, तो इसी में हम लोग आगे, इसी के आगे मैं बता दे रहा हूँ कि चलिए मान लेते हैं कि एक दो पॉइंट है, दो मिड पॉइंट है, एक C मान लिया, एक और पॉइंट मान लेते हैं D। ठीक ना, चेंज कर देते हैं पोजीशन, नहीं तो चलिए यहाँ पे मान लिया C है और यहाँ पे मान लिया D है। तो C वाला तो हम लोग प्रूफ कर ही लिए कि AC बराबर हाफ AB होगा क्योंकि मिड पॉइंट है। तो उसी तरीके से AD बराबर भी तो हाफ AB होगा क्योंकि हम लोग माने हैं कि ये D और C माने हैं कि दोनों क्या है, दोनों मिड पॉइंट है। दोनों हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दोनों मिड पॉइंट है। तो ये क्या हो गया, ऐसे ही आ गया हमारा, यहाँ से ये प्रूफ किए थे 4th वाले क्वेश्चन में कि AC = हाफ AB है तो AD बराबर भी हाफ AB होगा। तो अब याद करिए पहला वाला पोस्टुलेट नहीं, शायद कौन सा था, एग्जाम में था लास्ट वाला एग्जाम था कि अगर थिंग्स विच आर इक्वल टू द हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब कि जैसे AC AB के ही हाफ है और AD भी AB का ही हाफ है, मतलब ये दोनों एक ही चीज के हाफ है, आधे आधे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा। तो जब ये दोनों बराबर होगा, AC और AD बराबर होगा, AC और AD बराबर कब हो सकता है, जब दोनों एक ही पॉइंट हो। AC और AD एक ही बराबर कब हो सकता है, देखिए AC और AD कह रहा है कि एक ही बराबर है, देखने में लग रहा है कि एक ही ये बराबर है AC और AD। ये बराबर कब हो सकता है, अगर ये दोनों एक ही पॉइंट होते, मतलब एक ही पॉइंट कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए यहीं पे हम कह देते कि यही C है और यही D है, तो AC बराबर, या तो AC कह लीजिए चाहे कह लीजिए एक पॉइंट का दो नाम, ठीक ना, वही चीज है। तो ये कब हो सकता है, जब दोनों एक ही पॉइंट होते। तो इसमें अब कौन सा एक्सियम या पोस्टुलेट लग रहा है, तो इसमें आप लोग ये कह सकते हैं एक्सियम वाला लग रहा है। कौन सा एक्सियम है, ये वाला जिसमें कोइंसाइड वाला बात कहा गया था, हाँ ये वाला कि इफ थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू एन अनदर, हाँ इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे उसमें कहा गया था थिंग्स विच आर इक्वल टू एन अनदर आर कोइंसाइड, हाँ आर थिंग्स विच कोइंसाइड विथ एन अनदर, ये कहा गया था थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू एन अनदर। तो इसका हम लोग उल्टा ले लेंगे, इसका उल्टा भी सही होगा कि अगर इक्वल है थिंग्स, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे के, इसका मतलब ये कोइंसाइड भी होंगे, एक ही लाइन के पर्सपेक्टिव में ये बात होगा, केवल यहाँ पे ये बराबर है तो इसका मतलब ये सेम पॉइंट होंगे। देयरफॉर C एंड D आर, ये बराबर तभी हो सकता है। इसमें आप लोग ये तो समझाने के लिए मैंने बोल दिया कि वो एग्जाम है, लेकिन वो एग्जाम यहाँ लिखेंगे नहीं,
यहाँ पे आप लोग बस इतना समझना है, ये फिगर से ही समझना है कि AC और AD ये है और AC ये है, ये कभी बराबर हो सकते हैं जब दोनों एक ही पॉइंट हो, सेम पॉइंट हो। तो यही आपको लिखना है, देयरफॉर C एंड D आर सेम पॉइंट। तो सेम पॉइंट्स मतलब क्या हुआ कि एक ही पॉइंट केवल हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस ये वाला लाइन लिख देंगे कि एवरी लेंथ हेंस ओनली वन मिड पॉइंट, एक ही पॉइंट हो सकता है जो मिड पॉइंट हो सकता है। ये ना कह रहा है कि सेम पॉइंट है, तो सेम पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट है। तो इसीलिए हर लाइन सेगमेंट का केवल और केवल एक मिड पॉइंट होता है। हो गया प्रूफ, ये लिख देंगे। इसके बाद से मैं लिख नहीं रहा हूँ, हेंस एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन इक्वल वन मिड पॉइंट, ठीक ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। ये लाइन दिया हुआ है AD और इसमें बोल रहा है, गिवन है कि AC बराबर है किसके, BD के, ठीक। और प्रूफ क्या करना है आपको, AB इज इक्वल टू CD के, मतलब प्रूफ करना है AB बराबर है किसके, CD के। तो ये तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आ जाएगा। इसमें यही बहुत आसान सा है, देखिए AC इज इक्वल टू BD गिवन है, AC इज इक्वल टू BD गिवन है। AC मतलब ये और BD मतलब ये। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इतना दूर कॉमन आ रहा है, और कॉमन वो क्या है, BC। तो अगर दोनों में से माइनस कर दे तो बराबर हो जाएगा। देखिए AC में से BC माइनस कर सकते हैं और BD में से भी माइनस कर सकते हैं BC। ये तो आप लोग को मालूम है कि इक्वल कोई भी इक्वेशन होता है तो कोई भी काम अगर हम लोग करेंगे तो दोनों तरफ कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये देखिए दोनों तरफ से BC हम लोग माइनस कर दे रहे हैं। तो अब देखिए माइनस कर देंगे, माने AC में से BC, इतने में से इतना निकाल दिए तो क्या बच गया, AB बच गया। ये AB के बराबर है, AC माइनस BC किसके बराबर है, AB के। और BD माइनस BC, पूरे में से इतना निकाल देंगे तो केवल इतना नहीं बचेगा, CD के। ये देखिए आ गया, प्रूफ हो गया। ये तो प्रूफ करना था, देखिए आसानी से आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है कि जो फिफ्थ एक्जियम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कहा जाता है, ठीक ना। तो ये आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था क्यों कहा जाता है। अभी आपको जवाब देना है, ठीक ना। आपको आंसर देना है कि क्यों उसको यूनिवर्सल ट्रूथ कहा जाता है। फिफ्थ एक्जियम यही है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है, क्यों बोला जाता है ये आपको बताना है, ठीक ना। और 5.2 में आपको कुछ पोस्टुलेट लिखना है। 2 क्वेश्चन है, 2 पोस्टुलेट आपको लिख देना है, समझा देना है अपने लैंग्वेज में। ये आप लोग कर लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा। 5.1 और 5.2 खत्म होता है यहाँ पे, कुछ नहीं। 5.1 और 5.2 में देख सकते हैं आप लोग, इसमें खाली पोस्टुलेट ही लिखना है, ठीक ना। तो आप लोग लिख ही सकते हैं, लिख दिया मैंने पहले ही। अब चलिए नेक्स्ट चैप्टर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। बाकी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सारा कुछ जो भी मैंने कहा था बीच में, ठीक है। थैंक यू।